अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिएंट साइंस एकेडमी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहिद रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। और इस टॉपिक से पहले मैंने एटॉमिक रेडियस पे एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। उस पर आपकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट आई है और उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह सपोर्ट करें और मैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेहतर से बेहतरीन कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। चलें, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना अपनी काम की तरफ बढ़ते हैं। हमने जिस तरह पिछला टॉपिक पढ़ा था इस तरह ये भी कवर करेंगे कि हमने हेडिंग कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले डेफिनेशन होगी, उसके बाद आपके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रेंड्स दोनों में, ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप का जी का मतलब ग्रुप लिख देते तो पूरा यार पीरियड आ जाएगा। उसके बाद इसकी रीजनिंग, कैसा होता क्यों है, एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एनॉमलीज़ जो कि एक्सेप्शनल हैं, 9th क्लास की बुक में नहीं दी हुई, लेकिन हम क्योंकि पूरा हमने शेयर करना है इस वजह से हम लोग इस पे ज़रूर ज़ोर देंगे कि ये डिस्कस करें। आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल सिंपल है, कोई परेशान वाली बात नहीं है। क्या है कि एनर्जी जो रिक्वायर होती है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैशियस एटम की। अब आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब क्या है, ये सुन के 9th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं पता नहीं ये क्या, कौन सी बला है। कोई बड़ी बला नहीं है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपनी, कि जो भी एलिमेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, वो सिंपल एक एटम की फॉर्म में हो। जैसे ये एक क्लोरीन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में नहीं होगा, H की फॉर्म में होगा। ये इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले आगे इसकी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom। अब ये तो हमें पता चल गया कि वो एनर्जी जो हम एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं ताकि वो उसका वैलेंस शेल छोड़ के चला जाए आइसोलेटेड गैसियस एटम का, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट क्या है? इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। इसमें ये मेजर की जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी जी? एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सोडियम मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो हम निकाल दें, ये 1+ की फॉर्म में आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो जो एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई की है डेल्टा H, वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो ये इसकी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये क्या है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है। ये एक भी हो सकती हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। कैसे पता चलेगा? अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो हैं, तो एक को पहले निकालेंगे, उसके बाद दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसी वैलेंस शेल में से जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और जो थर्ड जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। बहुत हाई फाई साइंस नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें यह है कि जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकंड से। क्यों कम होती है? फर्स्ट हमेशा कम होती है सेकंड से, सेकंड हमेशा कम होती है थर्ड से। क्यों होती है बताते हैं। वजह क्या है? फ़र्ज़ करो ये न्यूक्लियस है और ये इसका ये वाला जो है ये वैलेंस शेल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने निकाल दिया, तो इसकी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसका होल्ड बाकी इलेक्ट्रॉन पे, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया। अब लेकिन एक और मैंने एलिमेंट लिया, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये मैंने पहला उसका निकाला, उसके लिए मुझे एनर्जी फ़र्ज़ करो 96 लगी,
फ़र्ज़ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिर बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव कम हो गए, अंदर पॉजिटिव उतना ही है। मतलब क्या कि न्यूक्लियस पहले अगर बाहर वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन्हें खींच रहा था, तो अब एक निकल गया, 3 रह गए। अब न्यूक्लियस ज़्यादा ज़ोर से खींच सकता है, न्यूक्लियस का इस बाकी 3 पे इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको निकालने के लिए पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इस वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी। जब सेकंड निकाल लेंगे तो जो बाकी बच जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का होल्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे चलते हैं अपने ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड हमने डिस्कस करना है, पहले करेंगे ग्रुप के अंदर, उसके बाद पीरियड के अंदर। इस वीडियो के एंड में एक टिप दूंगा जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड नहीं भूलेंगे आपको। ये मुझे भी एमकेट में आके पता चली थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो भी सुन रहे हैं हमें, उन सब को मैं बेस्ट अपना प्रोवाइड कर सकूँ। इस वजह से इस वीडियो के एंड में मैं वो ट्रिक बताऊँगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में as we move down the group, as we move down from top to bottom, क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ ताकि हाईलाइटेड हो। डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है। अब इसका हमें कैसे पता चला डिक्रीज़ करती है? क्या इसकी रीज़निंग क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हाँ जी, अब हमने कह दिया कि ये ग्रुप में क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। जाहिर सी बात है, जब ग्रुप में डिक्रीज़ करता है तो पीरियड में क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, पीरियड में क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज़ करती है, ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। इतना याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा एंड पे। अब आगे चलते हैं हम लोग के रीज़निंग की तरफ कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है, क्या इसको तकलीफ़ होती है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है पीरियड के अंदर और कम हो जाती है ग्रुप के अंदर। तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। रीज़निंग नंबर 1, ये सारा कुछ एटॉमिक रेडियस से रिलेट करता है। अगर आपको नहीं आता एटॉमिक रेडियस और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है 25 मिनट की, 23 मिनट की, उसमें मैंने डिटेल में सारी रीजनिंग बताई है। अगर वो देखी हुई है आपने तो बहुत आसान हो जाएगा। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो जाके लाजमी देखिएगा। अब रीजनिंग क्या है जी? ये है न्यूक्लियस, ये उसके शेल हैं एलिमेंट के, और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, जब हम जाते हैं पीरियड के अंदर, एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। क्यों करता है वो हमने सारी डिस्कशन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन करीब आते जाते हैं न्यूक्लियस के। जितना करीब आएंगे न्यूक्लियस का होल्ड होने पर उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक करता है पीरियड के अंदर। पहली रीजनिंग हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक्स इन पीरियड एज वी मूव, यही ठीक है, इन पीरियड। उसके बाद क्या होगा? द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब या फिर आप इसको इस तरह कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऑफ न्यूक्लियस वो इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में फ़र्क होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही होता है कि न्यूक्लियस
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे जो फोर्स लगाता है, जो जिस फोर्स उसे खींचता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों में फ़र्क है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये एफएससी में जाके जो है वो क्लियर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फोर्स को कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पर लग रही होती है। और न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं प्रोटॉन को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। ये हम सबको पता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर गया तो ज़र से सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है कि ये न्यूक्लियस है, पहले यहाँ थे इलेक्ट्रॉन, बाद में यहाँ आ गए, तो क्या अब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ज़ाहिर सी बात है, जो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि होल्ड ज़्यादा है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? जो एनर्जी हम रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए। अब हमें पता चल गया कि जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़। अब आ जाते हैं जी ग्रुप के अंदर, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में हमने पीछे बात की है, पीछे मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अब इसको अगर हम डिटेल में बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। सबसे मेन रीज़न यही है। ये क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल ऐड होते जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। ये न्यूक्लियस है, ये पहले इसका जो टॉप पे थे ग्रुप में, तो ये था वैलेंस शेल। अब ये वैलेंस शेल आ गया है। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि वैलेंस शेल ऐड होते गए, एटॉमिक साइज़ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड कर गया। ये सारी रीजनिंग आती है एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने में। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है। एटॉमिक साइज एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। और जब एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड, मैं नीचे लिख देता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब या फिर इसको भी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। वही चीज़ है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही होती है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और वो डिक्रीज़ कर जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल आए तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि केमिस्ट्री की जो 9th क्लास के उसके अंदर ये लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, तो बच्चे परेशान ना हो जाए वहाँ पढ़ के पता नहीं है कि ये क्या पढ़ा गया है, वहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज़ कर जाती है फेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये डिक्रीज़ कर गई है, इस वजह से क्या करेगा, जब ये डिक्रीज़ कर जाएगी, होल्ड कम हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी ग्रुप के अंदर। सिंपल हो गया, हमें रीजनिंग पता चलेगी। और अब आते हैं एनॉमलीज़ की तरफ। एनॉमलीज़ ये एक्सेप्शनल है, ये 9th की जो किताब है उसके अंदर नहीं दी हुई, ये एक्सेप्शनल चीज़ है। एनॉमलीज़ क्या है? इसकी एनॉमलीज़ हैं सेकंड एंड थर्ड ग्रुप एंड 5th एंड 6th ग्रुप, ये दो इसकी एनॉमलीज़ हैं। क्या क्या एनॉमलीज़ बताई मैंने? सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, 5th एंड 6th ग्रुप। क्या है, हमने क्या बात की जी, पीरियड में इंक्रीज़ करती है, पीरियड में इंक्रीज़ करती है। रिपीट यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, हाँ अब ठीक है, यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ
ताकि आपको सही तरह से समझ आए। ये सामने रहेगा तो समझना आसान होगा। पीरियड में इंक्रीज़ कर रहा है तो इसकी क्या होनी चाहिए, इससे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसकी दूसरे ग्रुप की एलिमेंट्स की, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फिफ्थ के ग्रुप के एलिमेंट्स की सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए था, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की सेकंड ग्रुप से ज़्यादा होनी चाहिए थी, सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की फिफ्थ ग्रुप में ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ये एक्सेप्शन है इसके अंदर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप में। ठीक है, ये अब इन दोनों की जो डिटेल है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो में इसी के ऊपर हो गया नॉलेज ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चे ज़्यादा लंबी वीडियो से हेडिक ये क्या नाम है वो देखना पसंद नहीं करते, तो तंग आ जाते हैं लोग भी। तो इस वजह से ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये सारा बेस करता है नंबर ऑफ़ शेल्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी और इसकी, इन सब पे डिपेंड करता है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाती है, इसकी इससे ज़्यादा हो जाती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। एनॉमलीज डिस्कस कर ली हमने। अब ये आपने 2 एनॉमलीज लिखनी है। 9th क्लास में ये भी लिख देंगे, बहुत है। FSC में डिटेल चाहिए होती है, उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि ये क्यों होता है इस तरह। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रखना है बस। क्या है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, कि जी पीरियड में डिक्रीज़ करता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करता है और ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, डिक्रीज़ करता है और ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है। जितने भी वाई वाले एलिमेंट हैं, जितने भी वाई वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, वो उनका रिलेशन इससे ऑपोजिट है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। मतलब क्या कहने का मेरा मतलब हुआ, ये मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों के एंड में वाई आता है। जितने भी ये वाई वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का रिलेशन इससे ऑपोजिट है। अगर ये ग्रुप में इंक्रीज़ करता है तो ये ग्रुप में डिक्रीज़ करते हैं। अगर ये ग्रुप में डिक्रीज़ करता है, ये अगर पीरियड में डिक्रीज़ करता है तो ये पीरियड में इंक्रीज़ करते हैं। वही बात हुई, एटॉमिक रेडियस क्या था, पीरियड में डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में यह कर रहा है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रुप में डिक्रीज़ कर रहा है। वही बात है कि रिलेशन ऑपोजिट है। कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप ये रिलेशन याद रख लें और एटॉमिक रेडियस याद रख लें कि पीरियड में डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में इंक्रीज़ करता है, तो सारे ट्रेंड आपको याद हो जाएंगे। कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, क्योंकि MCQ आ जाता है अक्सर औकात कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप, फिर बच्चे सोचने बैठ जाते हैं यार ये तो ग्रुप में अच्छा नीचे आते हुए शेल बढ़ते हैं, अच्छा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसलिए मैंने ये जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने मेंशन किया है ताकि उनको आसानी हो। अब आप आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगली हमारी वीडियो आएगी एनॉमलीज़ के ऊपर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और पिछली वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, इसी तरह जो है वो सपोर्ट करते रहें, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं और सही कंटेंट पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं खुद MCAT एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूं और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। इस वजह से मुझे पता है कि क्या प्रेशर रहता है MCAT का बच्चों के ऊपर और उन्हें कितना होता है यार हमें डॉक्टर बनना है तो हमें कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि मैं अपना जो मुझे मुश्किलात आई हैं वो आप लोगों को ना आए। और मेरी यही नीयत है कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है कि मैं आप लोगों को और बिल्कुल साफ़ नीयत से ये मैंने चैनल शुरू किया है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं ये वीडियो, उन लोगों को मसला ना हो MCAT के अंदर। मेरे पास MCAT के नोट्स भी बने हुए हैं बाकायदा, और वो मैं जब ये 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं वीडियो के लिंक में वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूँगा।
तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे सारे MCAT के। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे आगे शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ताकि जो जो जिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।